चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपांशन। देखो, इस चैप्टर में हम लोग परम्यूटेशन का टॉपिक समझ रहे थे, बराबर ना, कि जिसमें परम्यूटेशन किसे कहते हैं वो हमने समझा था कि जब भी कोई पर्सन, कोई नंबर, कोई थिंग, किसी का भी अरेंजमेंट करना हो ना, तो वो अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए हम लोग परम्यूटेशन फाइंड करते हैं, उसके थ्रू हम लोग फाइंड करते हैं कि जिसके रिलेटेड फार्मूलाज हमने देखी थी, उसके सम्स एक्सरसाइज 6.1 के सम्स हम लोग देख रहे थे, 1 to 7 तक के सम्स किए थे। आज हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करें, तो आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो कि जिसमें एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 8 देखे हम लोग। तो देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि जिसमें लिखा हुआ है कि देर आर 7 cages फॉर 7 lions in a zoo and 3 cages out of 7 cages are so small that 3 out of 7 lions cannot fit in it. बराबर? In how many ways can 7 lions be caged in 7 cages? अब देखो, समझो यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है कि एक जू में 7 लायंस है और 7 केजेस हैं, बराबर। यहाँ पर जैसे लिख दें कि भाई एक जू में, ये रफ में लिख रहे हैं कि भाई 7 केजेस है और उनके सामने 7 लायंस है, ऐसे दिया हुआ है ना। जिसमें पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि 3 केजेस आउट ऑफ 7 केजेस आर सो स्मॉल, मतलब जो 7 केजेस है ना, उनमें से 3 केजेस स्मॉल हैं। 3 केजेस कैसे हैं? तो 3 स्मॉल केजेस है। 3 स्मॉल केजेस हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भाई बाकी के 4 कैसे होंगे? लार्ज केजेस होंगे, बराबर। लार्ज केजेस या बिग केजेस, जो भी लिखो उसमें ऐसा दिया हुआ है ना कि 3 केजेस आउट ऑफ 7 केजेस आर सो स्मॉल, मतलब कि भाई 7 में से 3 छोटे पिंजरे हैं तो बाकी के 4 बड़े पिंजरे होंगे, ऐसा है। और आगे लिखा हुआ है दैट 3 आउट ऑफ 7 लायंस कैन नॉट फिट इन इट, कि भाई ये 3 पिंजरे ऐसे छोटे हैं कि भाई 7 में से 3 लायन उसमें फिट नहीं होंगे। तो इसका मतलब 3 लायन छोटे पिंजरे में फिट नहीं होंगे, मतलब 3 बड़े लायंस होंगे, बराबर ना। ऐसा हुआ ना। इसमें क्या दिया हुआ है कि लायंस में 3 वो बड़े लायंस, लार्ज लिख सकते हैं, बिग लिख सकते हैं, 3 बड़े लायंस होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें बाकी के 4 छोटे लायंस होंगे। कंडीशन ऐसे हुई ना इसमें, बराबर ना, कि भाई जो 7 पिंजरे हैं, 7 पिंजरे में से 3 छोटे पिंजरे हैं, 4 बड़े पिंजरे हैं, और जो 7 लायंस हैं, 7 लायंस हैं, उनमें से 4 छोटे हैं और 3 बड़े हैं, ऐसी कंडीशन है। और इनका अरेंजमेंट करना है कि ये 7 लायंस 7 केजेस में अरेंज करने हैं। तो इनका अरेंजमेंट कैसे होगा समझना कि सबसे पहले जो ये 4 लायंस हैं, जो छोटे लायंस हैं, तो उनके लिए ये 3 केजेस, बराबर ना, कि इन 4 में से कोई 3 तो इसमें अरेंज हो जाएंगे ना, और बाकी का जो इसमें एक बचेगा ना, ये 4 में से 3 इसमें अरेंज कर देंगे। कोई भी 3 हो सकते हैं, वो अरेंजमेंट हो सकता है ना, कोई भी 3 हो सकते हैं। फिर इसमें जो एक बचेगा और इसमें बचेंगे 3, इस 4 में से 3 इसमें चले जाएंगे तो बाकी एक बचा और यहाँ 3 बचे, मतलब टोटल अभी 4 लायंस बचे ना। 4 लायंस बचे तो उनके लिए 4 बड़े पिंजरे हैं। बड़े पिंजरे में तो कोई भी लायंस उसमें आ जाएंगे ना उसमें, बराबर है। तो देखो इनका अरेंजमेंट होगा कैसे, लिखेंगे कैसे, समझना कि सबसे पहले ऐसा लिखेंगे, क्वेश्चन 8 भाई उसमें लिखें अरेंजमेंट ऑफ 4 small lions into 3 small cages, कि ये 4 छोटे लायंस हैं, उनके लिए ये 3 केजेस हैं, बराबर। सबसे पहले इनका अरेंजमेंट कर दिया हमने। तो इसका मतलब कि इसमें अरेंजमेंट हुआ कि एन और आर हमेशा ढूंढते हैं ना, हर एक में एन और आर क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर एन इक्वल टू कितना हुआ? एन इक्वल टू 4 हुआ कि 4 लायंस हैं, बराबर ना, 4 लायंस हैं, 4 स्मॉल लायंस, ऐसा अरेंजमेंट। और आर इक्वल टू कि उनके लिए प्लेसेस कितनी है? तो प्लेसेस 3 हैं, 3 केजेस ही है ना, कि इन 4 में से कोई भी 3 इसमें आ सकते हैं, बराबर। 1 2 3 4 अगर 4 नंबर दो तो फर्स्ट वाला भी हो सकता है, सेकंड थर्ड भी, या सेकंड थर्ड एंड फोर्थ भी हो सकता है, या थर्ड फर्स्ट एंड फोर्थ भी हो सकता है। कोई भी 3 इसमें हो सकता है ना, बराबर ना। 4 में से कोई भी 3 इसमें अरेंज होंगे, मतलब अरेंजमेंट आएगा 4p3,
जो n पे 4 और r पे 3, तो उसको कैसे लिखा जाता है 4p3। ये पहला अरेंजमेंट ना, जिसका आंसर क्या लिखते हैं कि 4 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई, 4 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई मीन्स 4 3 2, ऐसा मल्टीप्लाई ना 4 को 3 डिजिट 4 3 2 मल्टीप्लाई, आंसर कितना हो जाएगा उसका 24। ये पहला अरेंजमेंट हुआ कि हाँ भाई 24, बराबर। अब लिखेंगे एंड, बीच में क्या लिखते हैं एंड, कल हमने बताया था ना एंड एंड और की कंडीशन, कि एंड मतलब टोटल में मल्टीप्लाई करते हैं उसे, और मतलब प्लस किया जाता है। तो यहाँ पर एंड आएगा कि भाई हाँ, जो पहले लायंस की अरेंजमेंट हो गई एंड, अब बाकी के लायंस की अरेंजमेंट करेंगे। तो अब बाकी कितने लायंस बचे, आप सोचो कि जो पहले 4 छोटे लायंस है उसमें से 3 इसमें अरेंज हो गए, तो एक तो इसमें बचा ना, अभी कोई 3 ही अरेंज हुए होंगे, एक बचा होगा, तो 4 लायंस बचे, एक इसमें और 3 यहाँ पे, जो 3 बड़े हैं वो, तो मतलब अभी लायंस कितने बचे हैं 4 लायंस बचे हैं। और उनके लिए केजेस कितनी है, तो अब उसके लिए केजेस भी 4 हैं, 4 बड़े केजेस हैं, तो बड़े केजेस में तो ये छोटे लायन भी आ जाएगा ना, बराबर ना। समझो कि देखो 3 बड़े लायंस हैं तो वो तो बड़े केजेस में आ ही जाएंगे, लेकिन ये जो 4 छोटे लायंस में से एक बचेगा ना, क्योंकि 3 ही इसमें रखे थे तो बाकी एक इसमें बचा, वो जो एक छोटा लायन होगा वो भी तो बड़े पिंजरे में आ ही जाएगा ना। मतलब अब हमारे अरेंजमेंट के लिए 4 लायंस बचे हैं और 4 केजेस हैं, बराबर। तो अब अरेंजमेंट में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर एंड करके आप कंटिन्यू नीचे लिखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अब लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग 4 लायंस into remaining 4 केजेस, कि अब हमारे पास 4 लायंस बचे हैं और 4 केजेस, ये 4 बड़े केजेस बचे हैं, ऐसा ना। तो उसकी अरेंजमेंट हो जाएगी कितनी, कि यहाँ पर n इक्वल टू 4 हुआ कि भाई 4 लायंस हैं और उसके लिए प्लेसेस केजेस भी 4 हैं, तो r इक्वल टू भी 4 हुआ, बराबर। n इक्वल टू भी 4 एंड r इक्वल टू भी 4, मतलब उसका अरेंजमेंट हो जाएगा 4p4, बराबर 4p4। तो जिसका आंसर क्या लिखते हैं कि 4 को 4 डिजिट मल्टीप्लाई मीन्स 4 3 2 1, बराबर 4 3 2 1 ऐसे मल्टीप्लाई ना, कि जिसमें चारों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो चारों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, बराबर। ये हो गया। और फाइनली फिर लिखते हैं टोटल अरेंजमेंट, आखिरी में क्या होगा टोटल अरेंजमेंट होगा। तो टोटल अरेंजमेंट का मतलब क्या कि देखो एंड लिखा हमने इसमें, ये जो 2 कंडीशन लिखी, दोनों कंडीशन में एंड लिखा था, एंड मतलब कि इन दोनों आंसर का मल्टीप्लाई, जो 2 आंसर मिले ना दोनों का मल्टीप्लाई, अगर और होता तो दोनों का प्लस करते फिर, बराबर। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टोटल अरेंजमेंट में कि 24 मल्टीप्लाई 24, इसमें भी 24 और इसमें भी 24, 24 मल्टीप्लाई 24 कितना हो जाएगा 576। मतलब जो ये 7 लायंस अरेंज करने थे ना हमें, तो वो ये 7 लायंस के अरेंजमेंट के लिए 7 केजेस में 576 टाइम्स उसे अरेंज कर सकते हैं। 7 लायंस को 7 केजेस में 576 टाइम्स अरेंज कर सकते हैं उसे, बराबर। समझ आ रही है बात है। तो यह अरेंजमेंट भी अच्छी तरह से समझना, इसे लिखना, तो इसे लिखो अच्छी तरह से, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट सम देखें हम लोग, बराबर। देखो कि अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, कि क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा लिखा हुआ है यूजिंग ऑल द डिजिट 2 3 5 8 9 हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 कैन बी फॉर्म्ड, बराबर। देखो यहाँ पर भी पहले रफ में करें तो यहाँ पर आपको 5 डिजिट दिए हुए हैं 2 3 5 8 और 9, ये नंबर्स हैं। अब इनकी अरेंजमेंट करो, ये एक पहले भी ऐसा सम आया था कि भाई नंबर्स की अरेंजमेंट करनी थी, तो नंबर्स की अरेंजमेंट में कोई भी हो सकता है ना इसके नंबर की अरेंजमेंट, बराबर। कि भले अगर ऐसा ही नंबर लिखो तो वो हो जाता है 23,589, ऐसा ना 2 आगे है, बराबर। या भले फिर 3 आगे लिखें तो और कोई नंबर बनेगा, 5 आगे लिखो 8 9, या बाकी के नंबर्स की अरेंजमेंट
कोई भी अरेंजमेंट इसमें हो सकती है ना, बराबर ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी अरेंजमेंट में 50,000 से ज़्यादा कौन से कितने नंबर बनेंगे वो ढूंढने। क्या लिखा हुआ है, नंबर ग्रेटर देन 50,000 कैन बी फॉर्म। नंबर इतने बनाने हैं कि जो 50,000 से ज़्यादा हो। तो मतलब अगर ये नंबर देखें ना तो ये हो रहा है 23,589, तो ऐसा नंबर न चले, वो नंबर 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। और बताए 50,000 से ज़्यादा कब होगा, ध्यान से समझना कि यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं, ये 5 डिजिट्स हैं। तो इन 5 डिजिट में जब फर्स्ट डिजिट, पहला डिजिट, वो पहला डिजिट 5, 8, 9 इन तीन में से कोई एक हो ना, तो ही नंबर 50,000 से ज़्यादा होगा, है कि नहीं। हमें नंबर बनाने हैं जो 50,000 से ज़्यादा बने। अगर यहाँ पहले पे आप 2 लिख रहे हो तो वो तो 20,000 हो जाएगा, वो तो नंबर होगा ही नहीं। पहले में अगर 3 लिखोगे, फर्स्ट डिजिट पे 3 रखोगे तो वो तो 30,000 कुछ आसपास होगा, तो वो भी नहीं चाहिए। 50,000 से ज़्यादा, तो यहाँ 5 लिख सकते हैं ना पहले पे, तो 5 लिखें तो 50,000 हो सकता है, 8 लिखो तो 80,000 हो सकता है, 9 लिखो तो 90,000 हो सकता है। तो ये होगा कि जो 50,000 से ज़्यादा चाहिए ना, तो ये 3 नंबर यहाँ होने चाहिए। मतलब फर्स्ट डिजिट के लिए, फर्स्ट प्लेस के लिए ये 3 में से ही एक होने चाहिए, ये दोनों नहीं। और बाकी के जो 4 हैं तो बाकी के 4 कोई भी, बराबर ना, बाकी के 4 कोई भी हो सकते हैं। तो इसके अरेंजमेंट कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना कि यहाँ पर नंबर 9 जो 9th वाला क्वेश्चन लिखें तो उसमें सबसे पहले लिखे कि अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट डिजिट, कि पहले डिजिट की सिर्फ अरेंजमेंट अगर करें, अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट डिजिट, ये पहले डिजिट, तो उसकी अरेंजमेंट करें ना, तो पहले जैसे n और r डिसाइड करते हैं ना, तो यहाँ पे n कितना होगा, तो पहले डिजिट पे इन 3 में से ही एक होना चाहिए। 5, 8 और 9 इन 3 में से ही होना चाहिए ना। मतलब पहले डिजिट के लिए n इक्वल टू 3 रहेगा, n इक्वल टू कितना, 3, और r इक्वल टू, तो r इक्वल टू 1 रहेगा। r मतलब नंबर ऑफ प्लेस कहते हैं, तो कितने नंबर्स होंगे, कितनी प्लेस, एक ही ना, बराबर ना, एक ही होगी ना उसमें, कि भाई ये 3 डिजिट के लिए ये एक प्लेस है, तो इसका मतलब n इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 1, ऐसे बनाइए, बराबर, समझ आई बात है। तो मतलब इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, इसके अरेंजमेंट में लिखा जाएगा 3p1, क्या लिखा जाएगा अरेंजमेंट, 3p1, और 3p1 का आंसर क्या आता है, तो 3p1 का आंसर 3 आता है, 3 को 1 डिजिट मल्टीप्लाई तो 3 रहेगा उसमें, बराबर ना, ऐसा होगा ना। तो ये ध्यान रखना, जो पहले डिजिट का अरेंजमेंट किया तो पहले डिजिट के लिए ये 3 में से ही एक होना चाहिए, तो इसका मतलब 3p1। अब बाकी के 4 डिजिट, तो बाकी के 4 प्लेसेस के लिए उसमें लिखें क्या, अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग 4 डिजिट, कि बाकी के 4 डिजिट के लिए अगर अरेंजमेंट देखें तो बाकी के 4 डिजिट के लिए अब कोई बाकी के 4 नंबर बचेंगे ना, बराबर ना, क्योंकि कोई एक नंबर तो यहाँ अरेंज हो जाएगा, तो बाकी नंबर भी 4 बचेंगे हमारे पास और प्लेस भी 4 होंगे, बराबर। इन 3 में से कोई एक ही यहाँ पे अरेंज होगा ना, तो बाकी के 4 नंबर भी बचेंगे हमारे पास और 4 प्लेसेस भी। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग 4 डिजिट्स के लिए लिख सकते हैं कि उसमें n इक्वल टू 4 और r इक्वल टू भी 4, कि अब नंबर भी 4 बचेंगे, 5 नंबर हैं टोटल, उस 5 में से कोई एक यहाँ आ जाएगा पहले डिजिट पे, तो बाकी के 4 ही नंबर बचेंगे ना, और प्लेस भी उसके लिए 4 होगी, तो मतलब n भी 4 एंड r भी 4, तो उसका अरेंजमेंट क्या लिखा जाएगा, उसका अरेंजमेंट लिखा जाएगा 4p4, बराबर, 4p4, एंड 4p4 का आंसर, 4 को 4 डिजिट मल्टीप्लाई मीन्स 4, 3, 2, 1 ऐसा मल्टीप्लाई, और जिसमें इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा, 24, बराबर, ये हो गया। तो अब ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट की, तो उस पर से क्या ढूंढते हैं फिर, उस पर से ढूंढते हैं फिर टोटल अरेंजमेंट,
दोनों अलग अलग अरेंजमेंट हो गई तो अब टोटल अरेंजमेंट ढूंढे, बराबर ना। टोटल अरेंजमेंट के लिए देखो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया कि क्या आएगा, यहाँ पर एंड आएगा, एंड आएगा ना। फर्स्ट डिजिट की अरेंजमेंट ये हुई एंड, फिर रिमेनिंग डिजिट की, ऐसा ना। एंड है और एंड है मतलब इनके अरेंजमेंट में क्या होगा, दोनों में मल्टीप्लाई, बराबर। एंड दिया हुआ है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये 3 एंड 24 का मतलब टोटल अरेंजमेंट में यहाँ पर लिखा जाएगा टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 24। तो 3 मल्टीप्लाई 24 मतलब 72, बराबर। इसका मतलब कि भाई इसमें से जो ये 2 3 5 8 9 नंबर दिए हुए हैं, इसमें से जितने भी नंबर बनेंगे ना, उसमें से 72 नंबर्स ऐसे होंगे जो 50,000 से ज़्यादा के होंगे, बराबर ना। 72 नंबर इनमें से ऐसे बना सकते हैं कि जो 50,000 से ज़्यादा हो, बराबर। समझ आई बात, ये अरेंजमेंट भी क्लियर हुआ, ठीक है। इसे भी अच्छी तरह से समझो, तब उसके बाद वाला क्वेश्चन देखें हम लोग, बराबर। देखो देखो कि अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, कि जैसे उसमें लिखा हुआ है अ पर्सन हैज़ 5 चॉकलेट्स ऑफ डिफरेंट साइज, दिस चॉकलेट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 5 चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस। If the biggest chocolate is to be given to the youngest child, then in how many ways 5 chocolate can be distributed among 5 children? बराबर। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि भाई किसी के पास 5 चॉकलेट्स हैं और सामने 5 चिल्ड्रंस हैं, 5 चिल्ड्रन हैं उसमें, बराबर। अब ये जो 5 चॉकलेट्स हैं वो सब अलग अलग साइज़ के हैं, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा चॉकलेट दिया हुआ है, बराबर। और ये चिल्ड्रन भी सब अलग अलग एजेस के हैं, कोई कम एज का कोई बड़ी एज का, ऐसे सब ये 5 चिल्ड्रन हैं, बराबर। उसमें कंडीशन खाली एक के लिए ऐसी दी गई है कि इफ द बिगेस्ट चॉकलेट इज टू बी गिवन टू द यंगेस्ट चाइल्ड, कि 5 में से जो एक सबसे बड़ा चॉकलेट होगा ना, 5 में से जो एक सबसे बड़ा चॉकलेट होगा वो 5 बच्चों में से एक सबसे छोटे बच्चे को दे दिया जाएगा, बराबर। कि 5 में से कोई एक जो बड़ा चॉकलेट होगा वो इस 5 में से जो एक सबसे छोटा बच्चा होगा उसको देंगे, बराबर। और जो बाकी के 4 चॉकलेट बचेंगे ना, वो बाकी के 4 बच्चों को बांट देंगे, और उसमें मेंशन नहीं है कि किसको कौन सा बांटेंगे, कोई भी किसी को भी बांटेंगे, बराबर। बाकी के जो 4 चॉकलेट्स होंगे वो बाकी के 4 बच्चों को बांट दिए जाएंगे। मतलब एक चॉकलेट जो सबसे बड़ा चॉकलेट है वो सबसे छोटे बच्चे को देना है, ये चीज़ फिक्स है। बाकी के 4 चॉकलेट हम लोग किसी को भी दे सकते हैं। तो इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी पता है, यहाँ ध्यान देना कि इनकी अरेंजमेंट में लिखेंगे कि जैसे नंबर 10 में लिखे हैं इसमें, तो सबसे पहले लिखें अरेंजमेंट ऑफ वन बिगेस्ट चॉकलेट टू द वन स्मॉलेस्ट चाइल्ड, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, बराबर ना। कि एक जो सबसे बड़ा चॉकलेट होगा वो सबसे छोटे बच्चे को दिया जाएगा, ये चीज़ फिक्स है, बराबर। तो इसके लिए अगर अरेंजमेंट देखें तो इनकी अरेंजमेंट में n इक्वल टू कितना होगा, n इक्वल टू 1 होगा, बराबर। कि भाई समझो चॉकलेट एक है और उसके सामने देने वाले कितने बच्चे हैं, तो वो भी एक ही है, बराबर। तो r इक्वल टू भी 1, r मतलब नंबर ऑफ प्लेस कहते हैं, यहाँ नंबर ऑफ प्लेस उन बच्चों को ही गिना जाएगा कि हाँ भाई उनके पास रखना है हमें या उनको देना है हमें, बराबर। तो यहाँ पर n इक्वल टू भी 1 होगा कि एक ही चॉकलेट है और वो एक ही जो सबसे छोटा बच्चा होगा उसको देना है, तो r इक्वल टू भी 1। तो इसका मतलब इसका अरेंजमेंट कैसे हुआ, तो इसका अरेंजमेंट हो गया 1p1, बराबर ना। 1p1, n और r दोनों 1 है, तो इसका मतलब उसका आंसर 1 ही मिलेगा हमें, ठीक है। एंड करके लिख सकते हैं उसमें कि अब बाकी के 4 चॉकलेट, अब जो बाकी के 4 चॉकलेट हैं वो बाकी के 4 बच्चों को मैं बांट सकते हैं ना, बराबर ना। वो तो किसी को भी कोई भी चॉकलेट दे सकते हैं हम लोग, बराबर। तो यहाँ पे अब दूसरा अरेंजमेंट लिख सकते हैं एंड के अरेंजमेंट ऑफ
remaining 4 chocolates to the remaining 4 children, कि अब बाकी के 4 चॉकलेट वो बाकी के 4 बच्चों में बांट दिए जाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर डिसाइड करें ना तो n इक्वल टू 4 हुआ कि 4 चॉकलेट हैं और वो किसको देने हैं, तो r इक्वल टू भी 4 हुआ, 4 बच्चे हैं उनके लिए, बराबर। तो इसका मतलब उसमें लिखा जाएगा हमारा 4p4, ठीक है। क्या लिखा जाएगा 4p4, n इक्वल टू भी 4, r इक्वल टू भी 4। मतलब अगर 4 को 4 डिजिट मल्टीप्लाई करें तो वो होगा 4 3 2 1, जिसका आंसर 24, बराबर। ये हुआ। और यहाँ पे लिखा जाएगा फिर टोटल अरेंजमेंट। यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा टोटल अरेंजमेंट, तो टोटल अरेंजमेंट में यहाँ पर भी एंड है, एंड मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, एंड मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ऐसे हो जाएगा कि भाई 1 मल्टीप्लाई 24, इसका आंसर 1 और इसका आंसर 24, तो 1 मल्टीप्लाई 24 तो उसका आंसर कितना होगा 24 ही होगा। मतलब जो ये चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है ना वो 24 टाइप्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसे, ठीक है। समझ आई ये बात है। तो आज के सम्स क्लियर हुए ना, बराबर। इन्हें ये तीनों सम्स अच्छी तरह से लिख लेना। अब कल के सम्स में कि उसमें अब एक नई मेथड सीखेंगे, उसमें यही अरेंजमेंट की नई मेथड, और उसमें जहाँ ये एंड आता था ना अब एंड की जगह और की कंडीशंस आएगी, बराबर। वैसे नई मेथड के सम्स, कुछ नए लॉजिक के सम्स वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।